हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज के टॉपिक में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेंस क्या होता है? तो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ये जो वक्र पृष्ठ लिए जाते हैं ये वक्र पृष्ठ गोलीय भी हो सकते हैं, बेलनाकार अथवा परवलयाकार हो सकते हैं, परंतु अधिकतर केसों में हम गोलीय ही वक्र पृष्ठ लेते हैं। तो अब लेंस के बारे में मालूम चल गया होगा कि लेंस क्या है। तो लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरा समतल पृष्ठ से घिरा हो, और यह अधिकतर गोलीय वक्र पृष्ठ का प्रयुक्त किया जाता है। अब जरूरी नहीं कि लेंस कांच का ही हो, भाई लेंस जल का भी निर्मित हो सकता है। यहाँ पारदर्शी समांग माध्यम की बात की गई है, तो कोई समांग पारदर्शी माध्यम है, अगर वह उसका या दोनों पृष्ठ वक्रीय हो या एक समतल हो दूसरा वक्रीय हो, तो इस प्रकार से लेंस हम प्राप्त कर सकते हैं। अब लेंस जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस की बात की जाए अगर, तो उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, तो ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस की बात करें तो वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो, तो उसको हम कहेंगे अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, ये पुनः तीन प्रकार के होते हैं अलग अलग। अब अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ लेंस दो प्रकार का बताया गया। एक है उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस, और दूसरा हमने बताया कि अवतल लेंस। ये दो प्रकार का होता है लेंस, एक अवतल है और एक दूसरा उत्तल। अब पुनः इस उत्तल लेंस को हम तीन प्रकार से विभक्त कर सकते हैं और तीन प्रकार का अवतल लेंस भी होता है। तो इसके पुनः तीन प्रकार हैं और तीन प्रकार के ये अवतल लेंस भी होते हैं। अब कौन कौन तीन प्रकार हैं, आइए देखते हैं। उत्तल लेंस का तीन प्रकार में पहला हम कह सकते हैं उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल, उभयोत्तल या इसी को एक नाम से और जानते हैं अथवा द्विउत्तल, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल। तो द्विउत्तल भी इसी को कहते हैं। और दूसरा हम ले सकते हैं समतल उत्तल, समतल उत्तल, समतल उत्तल। और इसी प्रकार तीसरा जो हो सकता है उसमें हम उत्तलावतल कह सकते हैं, उत्तलावतल, उत्तलावतल या उत्तल अवतल कह सकते हैं, उसी से मिलकर यह उत्तलावतल बना है। तो अब यह अलग अलग हम उत्तल लेंस को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला कहा गया उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा उत्तल लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल हो, मतलब दोनों ही वक्रीय हो। तो दोनों पृष्ठ अगर वक्रीय है तो उसको हम उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस कहते हैं। अब इसमें दोनों उत्तल लेंसों की जो वक्रता है वो भिन्न भिन्न हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। और दूसरा जो कहा गया समतल उत्तल लेंस, तो इसमें एक पृष्ठ समतल लिया जाता है और दूसरा पृष्ठ वक्रीय होता है। वक्रीय में उत्तल टाइप का उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की बात करें तो अभी हम आकृति के आधार पर भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ उत्तल लेंस के तीनों प्रकार देखेंगे कि उत्तल लेंस में उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस, और दूसरा समतल उत्तल लेंस, और तीसरा उत्तलावतल लेंस। तो इसमें उभयोत्तल में हम दोनों पृष्ठ इसका उत्तल लेते हैं, इस प्रकार का लेंस होता है। अब इसको चाहे द्विउत्तल कहिए चाहे उभयोत्तल कहिए, मतलब दोनों पृष्ठ इसका उत्तल होता है। और रही बात वक्रता की, तो दोनों वक्रता समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। समतल उत्तल लेंस में एक पृष्ठ इसका समतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल ले लिया जाता है, इस प्रकार का।
एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल, तो इसको हम समतल उत्तल लेंस कहते हैं। और ये उत्तलावतल मतलब एक पृष्ठ लेना है हमको उत्तल और दूसरा अवतल। तो एक पृष्ठ अगर उत्तल पहला पृष्ठ ले रहे हैं तो इस आकार में हमें पहले पृष्ठ का ये दिखाना पड़ेगा उत्तल आकार, और दूसरा हमें अवतल दिखाना है। तो अवतल वाला पृष्ठ हम जानते हैं कुछ इस टाइप में दिखाना पड़ेगा, इस टाइप में। पहला पृष्ठ हमने उत्तल टाइप का लिया और दूसरा वाला जो लिया है वो अवतल लिया है। तो इस तरीके से इसको हम उत्तलावतल लेंस कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। तो अवतल लेंस का तीन प्रकार कौन है? तो पहला हम कह सकते हैं उभयावतल, उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। जैसे यहां कहा गया था उभयोत्तल, मतलब दोनों उत्तल हो, उसी तरीके से यहां उभयावतल, और उभयावतल को हम द्वि अवतल भी कह सकते हैं। तो इसी का एक नाम द्वि अवतल भी हो सकता है। द्वि अवतल मतलब दोनों पृष्ठ इसका अवतल हो, तो इसको द्वि अवतल भी कहा जा सकता है। अगला देखिए, अवतल लेंस में दूसरा प्रकार है समतल अवतल। समतल अवतल, समतल अवतल मतलब एक पृष्ठ इसका समतल है और दूसरा अवतल है। और इसी प्रकार से अगर हम तीसरी बात करें तो यहां तीसरा अवतलोत्तल होता है। पहला अवतल पृष्ठ और दूसरा उत्तल, तो दोनों को मिलाकर अगर एक साथ कहा जाए तो अवतलोत्तल कह सकते हैं, या अवतल उत्तल अलग अलग लिख सकते हो, अवतलोत्तल या अवतल उत्तल। तो इसमें उभयावतल में दोनों पृष्ठ अवतल होता है, दोनों अवतल, तो इसीलिए इसको द्वि अवतल भी कहा जा सकता है। और इसका दूसरा जो रूप है वो समतल अवतल, मतलब पहला पृष्ठ समतल लिया जाए और दूसरा अवतल ले लिया जाए, तो ऐसे लेंस को हम समतल अवतल लेंस कहेंगे। और अवतलोत्तल मतलब पहला पृष्ठ अवतल और दूसरे पृष्ठ को हमने उत्तल ले लिया, तो ये तीसरा प्रकार है। तो उत्तल लेंस तीन प्रकार का, जिसमें उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। इसी प्रकार उत्तलावतल में, तो उत्तलावतल अगर लिया गया तो इसकी निश्चित रूप से दोनों वक्रता त्रिज्याएं भिन्न होंगी, दोनों वक्रता त्रिज्याएं उत्तलावतल की भिन्न होंगी। और फिर उभयावतल की बात करें तो उभयावतल में दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं। इसी प्रकार अवतलोत्तल, अवतलोत्तल में निश्चित रूप से दोनों की वक्रता त्रिज्याएं भिन्न होगी, दोनों पृष्ठों की यहाँ जो वक्रता त्रिज्या होगी वो निश्चित रूप से भिन्न होगी। तो इसके आकार की अगर बात करें तो इस तरीके से हम उभयावतल लेंस को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये दोनों पृष्ठ इसका अवतल दिखाया गया, इसको हम कहेंगे उभयावतल है। और समतल अवतल में एक पृष्ठ हमने समतल दिखा दिया, ये पहला पृष्ठ हमने समतल दिखाया और दूसरे पृष्ठ को अवतल दिखाना है, कुछ इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, ये अवतल पृष्ठ है, तो इसको कहेंगे समतल अवतल है। और फिर अवतलोत्तल मतलब पहला पृष्ठ हमको अवतल दिखाना है, तो पहला पृष्ठ अवतल इस तरीके से दिखाया जाएगा, ये पहला अवतल हो गया। और दूसरा हमें उत्तल दिखाना है, तो दूसरा उत्तल पृष्ठ को दिखाने के लिए हम इस रूप में ऐसे दिखा सकते हैं, तो इसको हम अवतलोत्तल लेंस कह सकते हैं। तो यहां हमें मालूम चल गया कि उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है और उसी तरीके से अवतल लेंस भी पुनः तीन प्रकार के होते हैं। तो इन लेंसों के प्रकार को यहां देखा गया। अब आइए देखते हैं कि इसमें जो लेंसों की कुछ अभिसारी और अपसारी क्रियाएं होती हैं। अभिसारी और अपसारी क्रियाएं क्या है? देखिए, अपसारी और अभिसारी क्रियाओं को हम कैसे समझेंगे? लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी क्रियाएं, तो लेंसों की अभिसारी और अपसारी क्रियाएं, तो कोई भी लेंस हो, चाहे हम उत्तल लेंस की बात करें चाहे अवतल लेंस, इन दोनों लेंसों को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं
इस तरीके से ये दिखाया जा सकता है कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस ले लिया जाए। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस अगर लें तो अवतल लेंस को भी कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस को इस प्रकार माना है कि ये जैसे छोटे छोटे कोणों वाले प्रिज्म से निर्मित हो। तो उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस इस प्रकार बने होते हैं कि जैसे छोटे कोण वाले ये प्रिज्म एक के ऊपर एक करके रखे हो। तो कुछ इस प्रकार से ये निर्मित माने जा सकते हैं। अब अगर इन पर प्रकाश किरणें डाली जाए, समांतर किरणें आपतित कराई जाए, देखिए इसमें जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का व्यवहार कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो भी हमें प्रिज्म दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी प्रिज्म दिखाई दे रहा है वह सभी प्रिज्म का आधार इसके मुख्य अक्ष की ओर होता है। उत्तल लेंस ऐसे प्रिज्मों से निर्मित है, ऐसे छोटे छोटे कोण वाले सूक्ष्म प्रिज्मों से निर्मित है कि जिसका आधार मुख्य अक्ष की ओर है, जबकि अवतल लेंस ऐसे छोटे कोण वाले प्रिज्मों से निर्मित है जिसका आधार बाहर की ओर, मुख्य अक्ष से बाहर की ओर है। तो देखिए यहां प्रिज्म का आधार बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, यहां भी प्रिज्म का आधार बाहर की ओर, मुख्य अक्ष से बाहर की ओर दोनों है, और इसमें ऐसे प्रिज्म से निर्मित है कि जिसका आधार मुख्य अक्ष की ओर है। और हम जानते हैं कोई प्रिज्म पर अगर प्रकाश किरणें आपतित कराई जाए तो यह प्रिज्म का गुण होता है कि वो अपने पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को दोनों पृष्ठों से अपवर्तित करके अपने आधार की ओर मोड़ देता है। तो ठीक उसी प्रकार जब उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती है, उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित कराई जाती है, तो उत्तल लेंस चूंकि प्रिज्मों इस प्रकार से प्रिज्मों से निर्मित है कि जैसे इसका ऐसा प्रिज्म है कि इसका आधार इसके मुख्य अक्ष की ओर हो, तो ये किरणें भी मुख्य अक्ष की ओर मूव करेंगी, इधर की ओर मुड़ेंगी, और ये इधर की ओर ये भी मुड़ जाएंगी, और ये भी इसी तरीके से, और ये मुड़ जाएंगी। यानी ये सभी किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित करने के काम आता है। भाई ये ऐसे प्रिज्मों से निर्मित माना जा सकता है कि जिनका आधार मुख्य अक्ष की ओर हो, और जैसे जैसे हम मुख्य अक्ष से दूर बढ़ते जाते हैं इन प्रिज्मों का कोण बढ़ता जाता है, और जिस प्रिज्म का कोण जितना ज्यादा होगा उतना ही वह प्रकाश किरणों को अपने आधार की ओर मोड़ने की क्षमता रखती हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहां देखिए जितने भी प्रिज्म हैं, जैसे जैसे मुख्य अक्ष से हम दूर बढ़ेंगे उन प्रिज्मों का कोण बढ़ता जाएगा और उनमें किरणों को मोड़ने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। अब ये जो सबसे दूर है प्रिज्म, ये ज्यादा मोड़ रहा है प्रकाश किरणों को, उसकी अपेक्षा जो नीचे है वो थोड़ा कम मोड़ेगा, और नीचे है वो बिल्कुल कम मोड़ेगा। इस तरीके से ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित करने के काम आती है। तो जो उत्तल लेंस है वो ऐसे प्रिज्मों से निर्मित माना जा सकता है कि जिनका आधार मुख्य अक्ष की ओर हो, इसलिए इन पर आपतित होने वाली किरणें मुख्य अक्ष की ओर एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाती हैं। इसी गुण को हम अभिसारी कहते हैं। ये अभिसारी का गुण उत्तल लेंस में होता है, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करती हैं, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। और ठीक इसी प्रकार अगर हम इस अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस पर अगर प्रकाश किरणें डाली जाए, अगर अवतल लेंस पर समांतर किरणें डाली जाए तो इसका क्या गुण है, तो देखिए इसका ये ऐसे प्रिज्म से निर्मित है
ये ऐसे प्रिज्म से निर्मित है कि जिसका आधार मुख्य अक्ष से बाहर की ओर है, और आधार मुख्य अक्ष से बाहर की ओर है, इस कारण से यह प्रकाश किरणों को आधार की ओर जब मोड़ेगा तो वह किरणें एक दूसरे से दूर होंगी, एक बिंदु की ओर केंद्रित नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर होंगी, फैलाव उत्पन्न होगा किरणों में, वह एक दूसरे से फैल जाएंगी, यानी इसमें बिखेरने का गुण है। ये प्रकाश किरणों को बाहर की ओर मोड़ता है, मतलब कुछ इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में मोड़ देगा। ऐसे यहां से अब ये किरण इस डायरेक्शन में मुड़ेगी, देखिए ये इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। इसी प्रकार यहां से देखा जाए तो ये प्रकाश किरण जो इधर से आ रहा है ये इस डायरेक्शन में इसे चला जाएगा, और यहां जो प्रकाश किरण है इसका डायरेक्शन देखा जाए तो ये इस दिशा में इसे मुड़ जाएंगी। तो यहां देखिए वास्तविक किरणें नहीं मुड़ रही हैं, वास्तविक किरणें जो जा रही हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो रही हैं। वास्तविक किरणें जो समांतर किरणें डाली गई वह आगे एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो आगे कहीं नहीं मुड़ रही, पीछे बढ़ाने पर लग रहा है कि ये किसी एक बिंदु से आ रही है। तो आगे अगर देखा जाए अपवर्तित किरणों की बात की जाए तो अवतल लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात आधार से मतलब आधार की ओर मुड़ती हैं, या हम कह सकते हैं अवतल लेंस के मुख्य अक्ष से दूर होती हैं, यानी एक दूसरे से उनमें क्या होता है, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार इस गुण को अपसारी कहते हैं, इसमें अपसरित करने का गुण है, इसमें प्रकाश किरणों को एक दूसरे से बिखेरने का, दूर दूर करने का गुण है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसी गुण के आधार पर हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस इसको कहा जा सकता है। और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में अपसरित करने का गुण है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है, इसलिए कहा जाता है कि उत्तल लेंस अभिसरित करने का गुण रखता है। यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, मतलब यह अभिसारी लेंस कहा जा सकता है। और अवतल लेंस ये प्रकाश किरणों को बिखेरने का काम करता है, एक दूसरे से दूर करता है, इसलिए इस गुण के आधार पर इसको अपसारी लेंस भी कहा जा सकता है। तो यह हो गई अपसारी और अभिसारी प्रकृति। और लेंस जितना मोटा होगा, लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ही उसमें यह गुण अधिक देखने को मिलेगा। भाई उतना ही ये प्रकाश किरणों को देखिए, जैसे जैसे नीचे की ओर ये मिल रहा है हमको, मोटाई यहां बढ़ रही है, तो इसमें जो मोड़ने का गुण है धीरे धीरे घटता जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं ये मोड़ने का गुण और ज्यादा प्रभावी हो रहा है। तो किसी लेंस की मोटाई उसके वक्र पृष्ठ के बीच स्थित मुख्य अक्ष के भाग की लंबाई होती है। तो अगर कहा जाए लेंस की मोटाई, तो लेंस की मोटाई क्या होगा, मुख्य अक्ष की लंबाई यहां से यहां तक, ये दोनों वक्र पृष्ठ है, दोनों वक्र पृष्ठ के बीच, दोनों वक्र पृष्ठ के बीच मुख्य अक्ष की जो लंबाई है उसी को हम लेंस की मोटाई कह सकते हैं। तो लेंस की मोटाई दोनों वक्र पृष्ठ के बीच मुख्य अक्ष की लंबाई के बराबर कही जा सकती है। तो ये हम पढ़ चुके लेंस दो प्रकार के, और दोनों लेंस जो उत्तल और अवतल बताए गए पुनः तीन प्रकार के होते हैं। अवतल भी तीन प्रकार के होते हैं, उत्तल में उभयोत्तल, समतल उत्तल, उत्तलावतल। इसी तरीके से अवतल तीन प्रकार का, जिसमें उभयावतल और समतल अवतल और अवतल उत्तल। और लेंसों में अभिसारी और अपसारी गुण देखा गया। अब आइए देखते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा। अब आइए देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो जिसमें सबसे पहली परिभाषा, हमें लेंस का प्रकाशिक केंद्र जानना है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ कुछ दिखाया गया है फिगर, जिसमें ये फिगर 1 और फिगर 2, ये दो चित्र ये दिखाए गए कि यदि हम किसी लेंस पर इस प्रकार हम प्रकाश किरणों को आपतित करें कि लेंस पर आपतित प्रकाश और लेंस से अपवर्तित होकर निकलने वाली प्रकाश किरण, ये दोनों परस्पर समांतर हों। यदि हम
किसी लेंस पर इस प्रकार प्रकाश किरण को आपतित करें कि लेंस से अपवर्तित होकर निकलने वाली आपतित किरण और निर्गत किरण ये दोनों एक दूसरे के समांतर हों, तब लेंस के भीतर, या हम कह सकते हैं तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। तो यहां हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा सर्वप्रथम हम देखेंगे कि यदि किसी लेंस पर इस प्रकार प्रकाश किरण आपतित हो कि उस लेंस में जो प्रकाश किरण आपतित कराई जा रही है और निर्गत प्रकाश किरण यानी अपवर्तित होकर जो प्रकाश किरण बाहर निकल रही है लेंस से, ये दोनों अगर एक दूसरे के समांतर हों तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वही लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा। जैसा कि यहां चित्र में दिखाया गया है कि इस प्रकार प्रकाश किरण आपतित कराया गया कि आपतित किरण और निर्गत किरण यह दोनों परस्पर समांतर है, ये दोनों परस्पर समांतर हैं। अब समांतर कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें पार्श्विक विस्थापन हो सकता है, भाई इसमें पार्श्विक विस्थापन हो सकता है। अब इस लाइन को अगर सीधा आगे बढ़ाया जाए तो इसके ठीक समांतर दोनों रहेंगी, यानी आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा जब एक दूसरे के ठीक समांतर होती है तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब यही चीज हम अवतल लेंस में भी देख सकते हैं कि इस प्रकार प्रकाश किरण आपतित कराई गई कि आपतित किरण और निर्गत किरण यह दोनों एक दूसरे के समांतर हों, तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, वही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो लेंस की मोटाई को, प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को उसके वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त करता है। जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस की मोटाई को उसकी वक्र पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं उसके अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहां देखिए C को प्रकाशिक केंद्र लिखा गया है और P1 P2 ये पहले पृष्ठ की ध्रुव है P1 पोल और ये दूसरे पृष्ठ का ध्रुव है। और यहां से अगर C से P1 की दूरी कहें तो C से P1 की दूरी यानी CP1 और CP2 का अनुपात, CP1 और CP2 का अनुपात यह R1 और R2 के अनुपात के बराबर होता है। यह ध्यान रखिए, प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो लेंस की मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां से हम फार्मूला देख सकते हैं CP1 बटा CP2 R1 बटा R2। अब मान लीजिए कि यह लेंस पतला है, बहुत पतला लेंस ले लिया जाए, तो अगर पतला लेंस ले लिया गया तो वह सभी लेंस पतले कहलाएंगे जिसमें दोनों, हम कह सकते हैं C से P1 की दूरी, या हम CP1 और P1 P2 के बीच की दूरी कह सकते हैं कि P1 P2 के बीच की दूरी अगर इसके वक्रता त्रिज्याओं की अपेक्षा बहुत छोटी हो तो ऐसे लेंसों को हम पतला लेंस मान सकते हैं। भाई पतला लेंस क्या होता है? तो पतला लेंस मतलब जिसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या से अगर तुलना किया जाए तो वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा अगर बहुत छोटी हो तो ऐसे लेंसों को पतला लेंस कहा जा सकता है। तो लेंस जितना पतला होता है उतना ही आपतित और निर्गत किरण के बीच पार्श्विक विस्थापन उतना ही कम होता है। तो लेंस अगर पतला ले लिया जाए तो उनके बीच जो पार्श्विक विस्थापन देखने को मिल रहा है कि यहां से आपतित किरण की दिशा ये है, आपतित किरण की दिशा ये है और निर्गत किरण की दिशा ये है। अब ये दोनों भले ही एक ही डायरेक्शन है लेकिन इनके बीच जो पार्श्विक विस्थापन आ रहा है ये मोटाई के कारण आता है। अगर लेंस को हम पतला ले लें तो पतले लेंस में ये पार्श्विक विस्थापन नगण्य हो जाता है, बहुत ही अल्प होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम पतले लेंस के लिए डायग्राम बनाएं तो पतले लेंस में प्रकाश किरण बिल्कुल इस तरीके से ये दिखाया जा सकता है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं प्रकाश किरण को कि जो प्रकाश किरण ऊपर से डाली गई और आपतित किरण और निर्गत किरण यह जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो ये बिल्कुल समांतर किरणें निकलेंगी, यानी इससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें हम कह सकते हैं अपने मार्ग पर सीधी निकल जाती है। पतले लेंस के केस में, मोटे लेंस के केस में नहीं, मोटे लेंस के केस में पार्श्विक विस्थापन देखने को मिलता है।
तो वहां पार्श्विक विस्थापन मिलेगा, और अगर लेंस पतला है तो वहां प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधे निकल जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा एक केस कि ऐसी प्रकाश किरणें डाली जाए कि जो प्रकाश किरण आपतित किरण और निर्गत किरण अगर समांतर मिल रहा है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा वही कहलाएगा लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उसी को प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को उसकी वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करती है। अब पतले लेंस के लिए अगर कहा जाए तो पतले लेंस के लिए हम मान सकते हैं कि लेंस अगर पतला है तो पतले लेंस में क्या होगा कि इसकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा जो CP1 CP2 जो होगा वो बहुत छोटा होगा, नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत छोटा होने के कारण हम कह देते हैं इसमें पार्श्विक विस्थापन नगण्य हो जाता है, और प्रकाश किरण आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक ही दिशा में एक ही लाइन पर प्राप्त हो जाती है। तो ये पतले लेंस के केस में इस प्रकार होता है। अब मान लीजिए कि कोई लेंस की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं। अगर कोई इस प्रकार से लेंस है कि उसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, तो अगर दोनों वक्रता त्रिज्या बराबर है तो उसका प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक मध्य में स्थित होगा। हम इस सूत्र से देख सकते हैं कि अगर वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो जाएं, यदि R1 बराबर R2, तो अगर R1 R2 बराबर हो जाए तो R1 और R2 का अनुपात 1 के बराबर कहा जा सकता है, यानी R1 अनुपात R2 बराबर 1 हो जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर इस सूत्र से मान रखें तो CP1 बटा CP2 ये बराबर 1, या इसको कह सकते हैं CP1 बराबर CP2। तो ये सूत्र क्या बता रहा है कि CP1 CP2 बराबर मतलब जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो ठीक मध्य में स्थित होगा, लेंस के ठीक बीचों बीच में स्थित होगा। तो ठीक बीचों बीच में तभी हो सकता है जब दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो। तो अगर किसी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है तो उसका प्रकाशिक केंद्र लेंस के मध्य में मुख्य अक्ष पर स्थित कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई इस प्रकार से लेंस ले लिया जाए कि जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा वक्रीय हो। मतलब हम यहां यह केस ले रहे हैं कि अगर लेंस समतल उत्तल या समतल अवतल है तब उसका प्रकाशिक केंद्र कहां होगा। तो समतल उत्तल अथवा समतल अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र वक्रीय पृष्ठ के ध्रुव पर स्थित होता है, वक्रीय पृष्ठ के ध्रुव पर स्थित होता है। और यहां देखिए फिगर दिखाया गया, परिभाषा वही लागू होगा कि इस प्रकार प्रकाश किरणें आपतित कराई जाए कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हो, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को इस वक्रीय इसका पृष्ठ है उसके ठीक ध्रुव पर काटते हुए ये निकलेगी बाहर। तो जिस बिंदु पर काटती है वहीं पर इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। तो प्रकाशिक केंद्र को C से लिखा गया है। इसमें जो दूसरा वाला पृष्ठ है वक्रीय पृष्ठ है, उस वक्रीय पृष्ठ के ध्रुव पर स्थित होगा। ठीक इसी प्रकार यहां भी कह सकते हैं, अगर ये समतल अवतल पृष्ठ लिया गया, समतल अवतल लेंस लिया गया, तो यहां से प्रकाश किरण आपतित कराने पर निर्गत किरण इसके ठीक समांतर है। तो यहां देखिए जो अपवर्तित किरण है यह वक्रीय पृष्ठ के ध्रुव से होकर गुजरेगी, तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव पर स्थित होगा। हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, इस सूत्र के आधार पर देख सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि समतल पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या होता है, हमने पहला पृष्ठ ले लिया समतल, और समतल पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या होता है अनंत। अब समतल पृष्ठ का अगर वक्रता त्रिज्या अनंत रख दिया जाए तो इस फार्मूले से देखिए CP1 बटा CP2 ये बराबर हो जाएगा अनंत बटा R2। इसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें, उल्टा ले लें, तो ये हो जाएगा CP2 बटा CP1 ये बराबर आ जाएगा R2 बटा अनंत, R2 बटा अनंत। हम जानते हैं अनंत अगर हर में है तो व्युत्क्रम इसका 0 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो यहां से देखिए CP2 बराबर हमको मिल जाएगा 0, CP2 बराबर 0। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है कि दूसरे ध्रुव पर प्रकाशिक केंद्र की स्थिति होगी। अगर पहला पृष्ठ या दूसरा पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ, अगर दोनों पृष्ठों में, दो पृष्ठों में एक समतल है दूसरा वक्रीय है, तो वक्रीय पृष्ठ के ध्रुव पर प्रकाशिक केंद्र स्थित होगा। ऐसे लेंसों में जो वक्रीय पृष्ठ है उसके ध्रुव पर प्रकाशिक केंद्र की स्थिति होगी। अब एक केस इसमें और बच रहा है कि मान लीजिए उसका दोनों पृष्ठ इस प्रकार लिया जाए कि एक पृष्ठ अवतल हो और दूसरा उत्तल हो, या एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा उत्तल। यानी हम अवतलोत्तल और उत्तलावतल लेंस की अगर बात करें
तो ऐसे लेंसों में जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस के भीतर नहीं बल्कि बाहर स्थित होता है। तो इस केस को यहां बताना इसीलिए आवश्यक है कि बाकी सभी लेंसों में, मतलब द्वि उत्तल हो या द्वि अवतल हो, भाई द्वि उत्तल या द्वि अवतल लेंस है तो इसमें प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर मौजूद होगा। अगर दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी तो भीतर ठीक मध्य में स्थित होगा। अगर एक समतल एक अवतल है, एक समतल एक उत्तल है या एक समतल एक अवतल पृष्ठ है तो अवतल पृष्ठ के ध्रुव पर स्थित होगा। मतलब अभी भी इन तीनों चारों केसों में जो प्रकाशिक केंद्र है वह उसी लेंस में मौजूद है। और अगर एक पृष्ठ हम अवतल और दूसरा उत्तल ले लें, यानी अवतल उत्तल या उत्तलावतल लेंस में, तो ऐसे लेंसों में प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर स्थित होता है। अब लेंस के बाहर किधर स्थित होगा? तो जिस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम होगी उस पृष्ठ के निकट स्थित होगा। कम वक्रता त्रिज्या वाले पृष्ठ के निकट स्थित होता है। तो यहां से देखिए वही केस यहां भी लागू हो रहा है। यहां देखिए वही केस लागू हो रहा है कि इस प्रकार प्रकाश किरणें, प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा सभी लेंसों पर लागू होगा कि किसी लेंस पर इस प्रकार प्रकाश किरण आपतित कराई जाए कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हो, तब अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही प्रकाशिक केंद्र होगा। तो यहां देखिए आपतित कराई गई प्रकाश किरण और यहां अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण यहां मिल रही है। तो निर्गत किरण और आपतित किरण समांतर अगर है तो अपवर्तित किरण देखिए यहां जो अपवर्तित किरण A1 से A2 आ रही है यह मुख्य अक्ष पर कहां काट रही है? तो यहां नहीं काट रही, तो आगे बढ़ाने पर हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे तो ये C पर आकर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु पर काटती हो या काटती हुई प्रतीत होती हो तो उसी बिंदु पर प्रकाशिक केंद्र होता है। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा में हम यह भी जोड़ सकते हैं, इसी केस के लिए यह परिभाषा में जुड़ जाता है कि किसी लेंस पर इस प्रकार प्रकाश किरणें आपतित कराई जाए कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर हो, तब हम कह सकते हैं कि अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हो अथवा जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हो उस बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। तो प्रतीत होने वाली जो घटना है वो अवतलावतल या उत्तलावतल लेंस में ही है। इसमें यहां वास्तव में अपवर्तित किरणें नहीं काटती हैं, लेकिन इनको आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर काट रही हो, तो यहां काटती हुई प्रतीत होने वाली घटना है। तो देखिए यहां इस लेंस को हम कहेंगे पहला पृष्ठ इसका अवतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है। तो अवतलोत्तल लेंस, ये अवतलोत्तल लेंस है, इसमें पहला पृष्ठ का ध्रुव है P1, ये दूसरे पृष्ठ का ध्रुव है P2। अब इसमें दोनों वक्रता केंद्र एक ही ओर स्थित होते हैं। ऐसे लेंसों में दोनों वक्रता केंद्र एक ही ओर स्थित होते हैं। अब यहां देखिए C1 C2, ये पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहां C1 पर है और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 पर है। तो इसमें देखिए जो दूसरा पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होगी। भाई दूसरा पृष्ठ ज्यादा वक्रीय है तो इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होगी। तब इसमें प्रकाशिक केंद्र इस साइड में अगर रखेंगे तो P2 से अधिक दूरी पर जाएगा। तो हम यहीं से अपवर्तित किरण को यहीं से आगे बढ़ाते हैं और यहां प्रकाशिक केंद्र मिल जाता है। तो देखिए P2 से निकट है, यहां प्रकाशिक केंद्र दूसरे पृष्ठ P2 से निकट है और यहां प्रकाशिक केंद्र यहां भी दूसरे पृष्ठ P2 से निकट है। इस लेंस में ज्यादा वक्रीय ये होता है, यानी दूसरा वाला पृष्ठ होता है और पहला पृष्ठ उसकी अपेक्षा कम वक्रीय है। तो ये कम वक्रीय है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और ये ज्यादा वक्रीय है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। तो छोटी वक्रता त्रिज्या वाले पृष्ठ के निकट प्रकाशिक केंद्र मौजूद होगा। यहां भी वही केस, अपवर्तित किरण को आगे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है वही प्रकाशिक केंद्र होगा। तो यहां प्रकाशिक केंद्र इस साइड में है, यानी दोनों वक्रता केंद्रों के अपोजिट है, किसमें? अवतल उत्तल लेंस में। और यहां उत्तल अवतल लेंस में यह उसी डायरेक्शन में है और P2 के निकट है। तो इस प्रकार हम प्रकाशिक केंद्र की ये विभिन्न स्थितियां पढ़ चुके। अब आइए देखते हैं कि इसमें लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है। तो लेंस का मुख्य फोकस हम पढ़ने वाले हैं, लेंस का मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। अब आइए देखते हैं लेंस के मुख्य फोकस क्या होते हैं, लेंस का फोकस तथा फोकस दूरी।
तो लेंस का फोकस तथा फोकस दूरी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गोलीय पृष्ठ में दो फोकस होते थे, तो यहाँ भी क्योंकि लेंस भी एक गोलीय पृष्ठ है, इसमें भी दो फोकस दूरियां होंगी, दो मुख्य फोकस इसमें कहे जाएंगे। तो हम परिभाषा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गोलीय पृष्ठ के लिए दिया गया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ लेंस के फोकस पर भी परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। वो लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और द्वितीय फोकस के लिए अगर परिभाषा दिया जाए तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी दूरियां नापी जाएंगी वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से समस्त दूरियां नापी जाती हैं। चिन्ह परिपाटी जैसा दर्पण में लागू होता था वही चीज यहां भी लागू होगा। समस्त दूरियां यहाँ प्रकाशिक केंद्र को हम मुख्य मूल बिंदु मानकर हम वहीं से सारी दूरियां नापेंगे। तो आइए देखते हैं चित्र के अनुसार कि ये उत्तल लेंस के लिए दिखाया गया कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश किरणें या जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हों, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? इस लेंस का प्रथम फोकस बिंदु। और इसी प्रकार अवतल में तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इस बिंदु को कहेंगे लेंस का प्रथम फोकस बिंदु। तो अवतल लेंस में उस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं और उत्तल लेंस में उस बिंदु से ही आ रही हैं, मतलब वास्तव में यहां से आ रही हैं और यहां इस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वह वास्तविक फोकस बिंदु है और यह आभासी फोकस बिंदु है। अब प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को हम लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। और प्रथम फोकस दूरी को स्मॉल एफ डैश से और प्रथम फोकस को कैपिटल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हम अवतल लेंस के लिए ले तो अवतल लेंस में देखिए लेंस के पीछे या दाईं ओर कह सकते हैं प्रथम फोकस पड़ता है अवतल लेंस में, जबकि उत्तल लेंस में बाईं ओर या सामने कह सकते हैं यह प्रथम फोकस स्थित होता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस वास्तविक होता है जबकि अवतल लेंस का प्रथम फोकस आभासी होता है। तो वक्र यहां प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को हम लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसी प्रकार हम लेंस की द्वितीय फोकस दूरी को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो यहां देखिए उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित कराई गई, अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर जा रही है, तो इस बिंदु को हम द्वितीय फोकस कहेंगे। यह लेंस का द्वितीय फोकस है, इसको कैपिटल एफ से लिखेंगे। इसी प्रकार अवतल लेंस में समांतर किरणें जब आपतित करेंगे तो अवतल लेंस का गुण है प्रकाश किरणों को दूर दूर करना, तो यह प्रकाश किरणों को दूर दूर करेगा। वास्तविक किरणें एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर यह आभास हो रहा है कि इस बिंदु से आ रही हूं, अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को कहेंगे हम लेंस का द्वितीय फोकस। तो लेंस का द्वितीय फोकस भी अवतल लेंस में आभासी प्राप्त होता है। वास्तविक किरणें यहां तक नहीं पहुंची हैं, समांतर किरण डाला गया, वास्तविक किरणें बिखर गई, एक दूसरे से दूर हो गई, तो वास्तविक किरणों का इस बिंदु से कोई लेना देना नहीं, बस इस डायरेक्शन को पीछे बढ़ाने पर यह बिंदु मिलता है। तो इसलिए हम अवतल लेंस में प्रथम और द्वितीय दोनों फोकस को आभासी फोकस कहेंगे।
और जबकि उत्तल लेंस में दोनों फोकस वास्तविक हैं। यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हुई और यहां समांतर किरणें आपतित करने पर यह इस बिंदु से वास्तविक किरणें होकर गुजर रही हैं। तो इसके फोकस जो होते हैं प्रथम और द्वितीय उत्तल लेंस के दोनों फोकस वास्तविक होते हैं, जबकि अवतल लेंस के दोनों फोकस आभासी होते हैं। इसी कारण से उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि द्वितीय फोकस जो होता है उसी को हम गणना कार्यों में हम प्रयुक्त करते हैं। द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस मानकर और गणना कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें दर्पण का जो सूत्र F बराबर R/2 है वह लेंस में सत्य नहीं है, यहां लेंस में लागू नहीं होता है, क्योंकि यहां दोनों फोकस दूरियां तभी बराबर हो सकती हैं जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होता है तब वहां लेंस की दोनों फोकस दूरियों का आंकिक मान समान होता है। दोनों फोकस दूरियां लेंस के विपरीत दिशाओं में होती हैं, लेकिन उनका आंकिक मान समान होगा जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो। और हम जो भी केस लेंगे वो यहाँ पतले लेंस के लिए ही लिया जाएगा, मोटे लेंस के केस को हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ जो भी लेंस लिया जा रहा है पतले लेंस, हम जानते हैं पतले लेंस में दो बार अपवर्तन घटना नहीं दिखाया जाता, बल्कि हम बीच में डॉटेड लाइन खींच के और वहीं से एक बार अपवर्तन को हम दिखाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए लेंस में हमने बीच में एक डॉटेड लाइन खींच दिया है और प्रकाश किरणों का जो आपतन और अपवर्तन दिखाया गया इसी डॉटेड लाइन से दिखाया गया। तो ये पतले लेंस में इसी प्रकार से दिखाया जाएगा। पतले लेंस में दोनों पृष्ठों का अलग अलग अपवर्तन नहीं देखा जाता है, इसमें एक ही मान लिया जाता है। तो पतले लेंस का अपवर्तन दिखाया गया है और ये लेंस के दोनों फोकस को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। अब आगे देखिए फोकस तल क्या होते हैं। तो लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले लंबवत तल को मुख्य फोकस के जो मुख्य फोकस है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को हम फोकस तल कहेंगे। तो फोकस तल भी इसी प्रकार से हम दिखा सकते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस। ये फोकस तल मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को हम फोकस तल कहेंगे। तो इसमें यह तल फोकस तल कहा जाएगा। ये फोकस तल है। इसी प्रकार ये भी फोकस तल कहा जाएगा। फोकस तल अवतल लेंस में भी ये फोकस तल होगा और यहां भी फोकस तल हम इसको कह सकते हैं, ये फोकस तल कहा जाएगा और ये भी फोकस तल ही है। तो इस प्रकार हम फोकस दूरी और मुख्य फोकस के बारे में समझ गए होंगे कि मुख्य फोकस चाहे प्रथम मुख्य फोकस है तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहेंगे और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं और लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा उसके मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को हम फोकस तल कहेंगे। तो इस प्रकार फोकस तल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसको हम लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लेंस मेकर सूत्र का निगमन करते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया कि एक पतला लेंस L है और इसकी मोटाई हमने T ले लिया। T मोटाई का एक यहाँ लेंस लिया गया। इसकी वक्रता त्रिज्याएं हमने R1 R2 मान लिया। दोनों वक्रता त्रिज्याएं इसकी कैपिटल R1 व R2 है और इसके दोनों पृष्ठों के ध्रुव P1 और P2 दिखाए गए हैं। अब इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O बिंदु पर रखा हुआ है, एक बिंदु वस्तु O रखा हुआ है। अब इस O से अगर कोई प्रकाश किरण चलेगी, देखिए ध्यान से, बिंदु वस्तु O से एक प्रकाश किरण हमने दिखाया कि इस लेंस पर आपतित हो रही है। अब पहले पृष्ठ पर जब अपवर्तन होगा तो पहले पृष्ठ के अपवर्तन से पहले पृष्ठ द्वारा ये बिंदु वस्तु वो का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। पहले पृष्ठ के अपवर्तन द्वारा बिंदु वस्तु वो का प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है। अब दूसरे पृष्ठ के लिए ये I डैश वस्तु के समान व्यवहार करता है। दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश वस्तु के समान व्यवहार करेगा और दूसरा पृष्ठ इस I डैश का प्रतिबिंब I पर बनाता है।
तो यह प्रक्रिया ध्यान रखिए। और हमने यहां मान लिया कि पहले पृष्ठ से बिंदु वस्तु वो की दूरी u है, और पहले पृष्ठ से जो पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब i डैश बन रहा है उसकी दूरी हमने प्रतिबिंब की v डैश मान लिया है, और v डैश दूसरे पृष्ठ का वस्तु के समान व्यवहार करेगा, और हम इस i डैश का प्रतिबिंब v i पर जो बन रहा है इस i की दूरी दूसरे पृष्ठ से हमने v मान लिया है। और इस लेंस के पदार्थ का माध्यम यानी बाहर वायु हमने ले लिया कि यह लेंस वायु में रखा हुआ है, दोनों तरफ माध्यम लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, तो हमने दोनों तरफ समान माध्यम वायु ले लिया। इधर भी माध्यम वायु है, इधर भी माध्यम वायु है। लेंस मेकर सूत्र जो निकाला जाता है वो दो केसों में निकाला जाता है, कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो या जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो हम उसी में ये पहला केस यहां डेरिवेशन कर रहे हैं कि एक लेंस है जो वायु में रखा हुआ है, उसके दोनों ओर माध्यम समान है, दोनों तरफ हमने वायु ले लिया, और इस वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यन है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यन है। तो यहां देखिए दोनों पृष्ठों से अपवर्तन को हम रीड करेंगे। पहले पृष्ठ से हम अपवर्तन ले रहे हैं, लेंस के पहले पृष्ठ से अपवर्तन का जो सूत्र हम लगाएंगे, यहां देखिए पहले पृष्ठ से अपवर्तन, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए हम यहां अपवर्तन का सूत्र क्या लिखेंगे। पहले पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है तो पहला पृष्ठ बिंदु वस्तुओं का प्रतिबिंब i डैश पर बनाता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी हम v डैश लिखेंगे और वस्तु की दूरी u। तो फार्मूला हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र पढ़ चुके हैं, n बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बटा आर। तो उसी फार्मूले से हम यहां लिख सकते हैं पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए हम अपवर्तन का सूत्र लिखेंगे n बटा v की जगह पर यहां v डैश यूज किया जाएगा, n बटा v डैश माइनस 1 अपॉन u, ये बराबर होगा n माइनस 1 बटा पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 लिखा जाएगा। तो n बाई बी डैश माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन r1, ये पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना है। तो यहां देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए i डैश जो बन रहा है प्रतिबिंब, ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु के समान व्यवहार करेगा। तो प्रतिबिंब i डैश, प्रतिबिंब i डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, यह पृष्ठ i डैश का प्रतिबिंब, i डैश का प्रतिबिंब i पर बनाता है, i डैश का प्रतिबिंब i पर बनाता है। तो अब हमें यहां मालूम चल गया कि दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कहां है और प्रतिबिंब कहां है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु है i डैश पर और प्रतिबिंब बन रहा है i पर। तो अब हम अपवर्तन का सूत्र दूसरे पृष्ठ के लिए लगाना चाहते हैं। तो दूसरे पृष्ठ के लिए देखिए, और दूसरे पृष्ठ में जो अपवर्तन हो रहा है वह अब की बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो अब अपवर्तनांक उलट जाएगा, अपवर्तनांक n की जगह पर 1 अपान n प्रयुक्त किया जाएगा। अब यहां अपवर्तनांक 1 अपान n किया जाएगा, क्योंकि अब की बार हमें सघन माध्यम और विरल माध्यम में, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक लिखना है। पहले विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक हमने मान लिया था n, तो सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक करेंगे तो उसका ठीक भी उत्क्रम होगा 1 अपॉन n। हम n की जगह पर 1 अपॉन n यूज करेंगे। और यहां देखिए प्रतिबिंब की दूरी लिखना है, तो i डैश का प्रतिबिंब i पर बनता है, तो दूसरे पृष्ठ से i की दूरी v है, तो यहां पर हम v लिख देंगे। अपवर्तनांक 1 बटा n हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी v, फिर माइनस 1 अपॉन वस्तु की दूरी। तो यहां देखिए ये पहले पृष्ठ से i डैश की दूरी v डैश है। अगर हम दूसरे पृष्ठ से दूरी निकालें तो दूसरे पृष्ठ से i डैश की अगर दूरी निकालेंगे तो इसकी मोटाई जो t कही गई है उसको घटाना पड़ेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं v डैश माइनस t बराबर,
अब यहां फिर n की जगह पर 1/n -1/r2 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने से पहले यहां पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना है। पतले लेंस के लिए यानी जो टी मोटाई है वो इन वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटी है, यानी लेंस को पतला ले लिया गया है। यदि लेंस बहुत पतला है, यदि लेंस बहुत पतला हो, बहुत पतला हो मतलब t इज लेस देन टू r1 या r2 की तुलना में ये t जो है वो बहुत छोटा हो, r1 या r2 की तुलना में t बहुत छोटा हो। R1 अथवा R2 की तुलना में t बहुत छोटा है, तो हम इसको उपेक्षणीय मान सकते हैं। इसको हम ले सकते हैं कि नगण्य हो जाएगा। t को नगण्य माना जा सकता है, 0 के तुल्य। तो अब जब t को 0 मान लेंगे तब यहां देखिए क्या बन जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए थोड़ा सा, यानी प्रत्येक पद में हम n गुणा कर दें, प्रत्येक पद में n गुणा कर दें। तो यहां n गुणा करेंगे तो n से n कैंसिल होगा, यानी ऊपर आएगा 1 और नीचे b, फिर माइनस यहां n गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n, और नीचे देखिए t को हमने 0 कर दिया है तो केवल b डैश बचेगा, n बटा b डैश इक्वल टू, यहां इसमें n गुणा करेंगे तो n कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, और यहां गुणा हो जाएगा n, और नीचे बटा r2 ये आ जाएगा। या इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और करेंगे तब क्या मिल जाएगा, यहाँ प्रत्येक पद में हमने n का गुणा कराया है, तो यहाँ n गुणा कराया तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, और साथ में यहाँ 1 होगा, यहाँ n आ जाएगा। इसमें देखिए माइनस को कॉमन लिया जा सकता है, इसको अगर माइनस को कॉमन ले लें यहाँ पर तो 1/v, देखिए 1/v माइनस n/v डैश इक्वल टू, यहां माइनस कॉमन लेंगे तो ये n -1 ऊपर आ जाएगा और नीचे अपॉन r2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब समीकरण 1 पहले पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र मिला, समीकरण 2 में दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र मिला है, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरण को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए बाया पक्ष n बाई बी डैश माइनस यहां पर 1/u है, और यहां देखिए बाएं पक्ष में 1/v है, 1/v, और माइनस में n/v डैश, और फिर यह जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n - 1/r1, और यहां देखिए निगेटिव है तो ये माइनस में आ जाएगा n - 1/r2, ये मिल जाएगा n - 1/r1, और यहाँ n - 1/r2 मिल रहा है। अब यहां देखिए n/v डैश प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है इसको पहले लिख दिया जाए, ये प्लस में है इसको पहले लिख दिया जाए, तो यहां से देखिए मिल जाएगा 1/v माइनस 1/u, ये इक्वल टू हो जाएगा n - 1 को कॉमन ले लीजिए, n - 1 कॉमन हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, यह समीकरण हमको 3 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं। अब जो समीकरण 3 मिला है इसमें हम एक कंडीशन लगा देंगे कि यदि वस्तु अनंतता पर स्थित है, वस्तु को हम अनंत पर मान लें, तो हम जानते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है उत्तल लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर प्राप्त होता है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित है, यानी यदि u बराबर इंफिनिटिव, तो v बराबर हम लिख सकते हैं f, यानी द्वितीय फोकस पर वस्तु की स्थिति होगी। जब वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु की स्थिति द्वितीय फोकस पर, यही कंडीशन इसमें लागू कर दीजिए। तब यहां देखिए क्या मिलेगा, 1/v की जगह पर f रख देंगे, और यहां हो जाएगा इंफिनिटिव, तो ये हो जाएगा n - 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहां देखिए इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 1/ अनंत का ये मान 0 हो जाएगा, यानी 1/f इक्वल टू इधर आ जाएगा n - 1 1/r1 माइनस 1/r2। यह फार्मूला हमको मिल गया, और इसी सूत्र को हम लेंस मेकर सूत्र के नाम से जानते हैं। लेंस मेकर सूत्र यही सूत्र कहलाता है
तो ये लेंस बेकर सूत्र हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए इसको अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 कहें, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहें तो अगर समीकरण 3 और समीकरण 4 की अगर तुलना करें तो हमें यहां से लेंस का सूत्र भी मिल सकता है। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना से, समीकरण 3 व 4 की तुलना से तो यहां देखिए 3 और 4 की अगर तुलना किया जाए तो दाहिना पक्ष दोनों में बराबर है, बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इस प्रकार यहां देखिए हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू देखिए यहां लिख रहे हैं समीकरण 3 व 4 की तुलना से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो कि लेंस का सूत्र कहलाता है। इसको लेंस का सूत्र कहा जाता है और ये लेंस मेकर सूत्र है। ये समीकरण 4 लेंस मेकर सूत्र है और इसको लेंस का सूत्र कहा जाता है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार ये पहला केस इसका समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वो केस बताएंगे कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो और वो व्यापक रहेगा, जनरल रहेगा, हम दूसरे वाले से पहला वाला ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।